सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, इस समय आप सुन रहे हैं मेरे यानी सुनीता भटनागर के स्वर में अखिलेश जी द्वारा रचित कहानी यक्षगान भाग 2। यक्षगान भाग 1 में हम सुन चुके हैं कि विष्णुदत्त पांडे जी की लाडली पुत्री सरोज एक सड़क छाप आवारा लड़के छैल बिहारी के साथ भाग गई है। सुनते हैं अब आगे की कहानी। उन दोनों को देखते ही नकनकाते हुए कहा, सरोज कुमारी से दिक्कतें आएंगी। सती सावित्री लक्षण दिखा रही है। कह रही है शादी के पहले छुआ तो खुदकुशी कर लेगी। उसकी नकनकाहट कुछ कम हुई। एक बात मुझे पक्की लगने लगी है कि यह समझाने से समझने वाली नहीं है। चुप साले, बड़बड़ किया जा रहा है। पर मुँह गुस्सा गया। साले तुमको उल्टा ही सूझता है। खैर अभी तो इसको लेकर महंत जी के यहाँ चलना है। छैल बिहारी रुआंसा हो गया। पर तुम लोगों ने तो अध्यक्ष जी के यहाँ के लिए कहा था। ये महंत साधु के यहाँ पुलिस पहुँच गई तो क्या होगा? अबे तुम रहोगे देहाती भुच्चड़। बोला समझाने लगा। अध्यक्ष जी के यहाँ तो फिर भी एक बार पुलिस आ सकती है, पर महंत जी के यहाँ किसकी हिम्मत है? अध्यक्ष जी जैसे 22 उनकी जेब में हैं। महंत जी का आवास एक विशाल मंदिर था, जिसके नीचे की मंजिल में पूजा पाठ होता था। मंदिर का गर्भगृह था, कीर्तन मंडप था, यज्ञशाला थी और करीब 2 दर्जन रिहायशी कोठरियाँ थीं, जिनमें ज़्यादातर तीर्थयात्री और मंदिर के सेवक रहते थे। ऊपर की मंजिल महात्मा जी का आवास था और वह भव्य था। कई कमरे वातानुकूलित थे, सभी में रंगीन टीवी थे, कुछ में वीसीआर भी थे। फर्श पर बढ़िया कालीन बिछी हुई, महंगे पर्दे और आरामदेह फर्नीचर। दीवारों पर देवी देवताओं की तस्वीरों के अतिरिक्त शेष सितारा होटल जैसा था। ऐसे ही एक कमरे में सरोज, परमूछ, भोला, छैल बिहारी पहुंचाए गए तो आनंदातिरेक और आश्चर्य के कारण उनकी वाणी मूक हो चली। उनमें से हर कोई कमरे को देखता, फिर अपने लोगों को देखने लगता था, जैसे वे परस्पर एक दूसरे के भाग्य की सराहना कर रहे हों। वे विभोर थे। उन्हें कक्ष सुखद सपना लग रहा था। वह खड़े ही थे, बैठ नहीं रहे थे कि सपना टूट ना जाए। सरोज चमत्कृत थी। टीवी के धारावाहिकों में जैसा कमरा देखा करती थी वैसा ही था ये। वह अपनी किस्मत को सराह रही थी और भगवान को धन्यवाद भी दे रही थी कि छैल बिहारी जैसा काबिल वर मिला उसे, जिसके इतने पहुंच वाले दोस्त थे। उसने प्यार से छैल बिहारी को देखा। उसके चितवन में प्यार, प्रशंसा, धन्यवाद, शुभकामना आदि कई तत्व शामिल थे। एक क्षण के लिए उसके मन में यह ख्याल भी कौंधा कि बेचारा मेरे लिए इतना आतुर है तो क्यों ना आज ही खुद को समर्पित करके इसे खुश कर दूं। आखिर कल तो शादी हो ही जाएगी। पर यह ख्याल क्षणों में ही था। जल्दी ही वह चौंक कर सेहर उठी और सामान्य हो गई। छैल बिहारी बीड़ी निकाल कर सुलगाने लगा तो परमू ने हाथ के इशारे से मना किया और भोला ने बताया, यह एसी कमरा है, इसमें बीड़ी सिगरेट पीना मना है। चलो बाहर चलकर पीते हैं। बाहर नाक से धुआं उगलते हुए वे तीनों सोचने लगे थे कुछ। थोड़ी देर बाद परमू ने भोला से पूछा, टाइम क्या हुआ? 10 बजे हैं, भोला ने बताया। परमू ने अपनी सिगरेट को बुझा दिया। तो दोस्तों, नीचे ही मंदिर है, चलो दोनों की शादी वहीं करा देते हैं। भोला बोला, ठीक है, पर पहले पता कर लिया जाए कि इतनी रात में शादी हो पाएगी या नहीं। अरे करना क्या है? छैल बिहारी उत्साह में आ गया। उसकी मांग में सिंदूर लगा दूंगा और माला वह पहना देगी, एक मैं उसको बना दूंगा। फेरे और मंत्र वंत्र के चक्कर में ना पड़ना है बोला भैया। मगर जब वह भीतर आए तो योजना गडमड हो गई, क्योंकि फ़ोन की घंटी बजने लगी थी। परमू ने फ़ोन उठाया तो उधर अध्यक्ष जी थे। कह रहे थे, साले तुम लोग आज कोई हरकत ना करना, वरना महंत जी तुम लोगों की लाशें बिछा देंगे। इसके लिए खुद मुझको उनसे मिलकर परमिशन दिलानी होगी। सुबह होने पर परमू ने दिशा निर्देश हेतु अध्यक्ष जी को फ़ोन मिलाया और विनयपूर्वक आवेदन किया। बालिग प्रमाण पत्र का झमेला यदि छोड़ दिया जाए तो कोई खास नुकसान हो जाएगा क्या? इस पर अध्यक्ष जी ने उसे बहन की गाली दी और डांटा, मरना चाहते हो तो मरो। अरे सर्टिफिकेट रहेगा तो काटेगा नहीं। मान लो बाद में वह ससुरी कोर्ट चली गई तुम सबके खिलाफ, तब यही कहोगे ना कि वह छैल बिहारी की ब्याहता है और प्रस्तुत साक्ष्य बलात्कार के नहीं, छैल बिहारी द्वारा उसके पति की हैसियत से किए गए सहवास के हैं और तुम सब बेगुनाह हो। हमको मालूम नहीं था कि इसमें इतना लफड़ा होगा। कहाँ फंसे हम? वैसे अध्यक्ष जी आपसे कह रहा हूँ कि कार्यक्रम करने के बाद उसको मार डालें या कलकत्ता बम्बई में रंडी के चकले में छोड़ आएं तो हर्ज है? साले जो कह रहा हूँ उसको करो। 11 बजे कचहरी पहुँचो डीएम ऑफिस के सामने। मगर अध्यक्ष जी कचहरी में हमारे गांव ज्वार के लोग भी आए होंगे, बड़ा खतरा है वहाँ, कहीं धर ना लिए जाएं। वह बड़बड़ाया,
एक छोकरी के झमेले में कहाँ फंस गए भगवान। अध्यक्ष जी का दिमाग भन्ना गया। फोन पर ही चिल्लाए, रो मत छिनरो, गाड़ी भेज रहे हैं, उसमें बैठ के पहले मेरे यहाँ आ जाओ। लगभग 2 घंटे बाद कार अध्यक्ष जी के बंगले के मैदान में खड़ी थी। अध्यक्ष जी लोगों से घिरे हुए चलते जा रहे थे। कार के भीतर बैठी सरोज के मुंह से निकल गया, वही अध्यक्ष जी है ना। तीनों चौंक पड़े। तुमको कैसे मालूम? इलेक्शन में उनकी फोटो वाले पोस्टर जो लगे थे गांव में, हमारे कॉलेज की दीवारों पर, हमारे बाबू भैया सब इनकी ही पार्टी को वोट दिए थे। अनेक लोग अध्यक्ष जी के पैर छू रहे थे। पुलिस का एक बड़ा अधिकारी, 2 वकील भी अपनी वर्दियों में अध्यक्ष जी के चरणों में झुक रहे थे। इस दृश्य को देखकर सरोज कृतकृत्य हो रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि वह सुरक्षित हाथों में पहुंच गई है। उसने बगल में बैठे छैल बिहारी के कंधे पर सिर रख दिया। उसके केश छैल बिहारी के चेहरे को स्पर्श करने लगे। अध्यक्ष जी अपनी कार में आकर बैठे। उनकी कार के पीछे इन लोगों की कार चल दी। कचहरी पहुंचने पर दोनों कारें रुकी और सब बाहर निकले। सबसे अंत में सरोज निकली। अध्यक्ष जी ने उसे देखा तो भौंचक्का रह गए। उनके मन में विचार उभरा, यह तो पूरी अप्सरा है। उन्होंने बिना वक्त गंवाए सरोज के चेहरे को, वक्ष को, कटी को, जंघाओं को देखा और सोचा, भला की खूबसूरत है ये, कहाँ चूतियों के चक्कर में फंसी है। इसके लिए सर्वथा उपयुक्त तो मैं ही हूँ। वह उत्साह में आ गए थे। अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने उन्होंने जल्दी ही सरोज का बालिक प्रमाण पत्र बनवा दिया। बोले, चलो झटपट शादी भी संपन्न कराओ। आखिर सरोज का प्रतीक्षित अवसर आ ही गया। लाल जोड़ा, जेवर, मेहंदी वगैरह से वह वंचित रही थी, किंतु हाथों में उसने चूड़ियाँ खूब पहनी थी। चटक लाल रंग की साड़ी पहनकर उसने बड़ा सा गोल जूड़ा बनाया था। उसके मस्तक पर गोल बिंदी थी और मांग में सिंदूर भरा था। मंदिर के कमरे में बैठी वह बार बार दरवाजे को देखने लगती कि छैल बिहारी आया क्या। और जब दरवाज़ा खुला तो छैल बिहारी नहीं, अध्यक्ष जी अंदर आए। वह पान खाए हुए थे। सरोज के पास बैठकर उन्होंने हंसते हुए रोमांटिक कथन किया, देखो मेरा मुंह कितना लाल हो गया है। उन्होंने अपनी जीभ निकाल कर अंदर की। जिसको पान बहुत चढ़ता है जानती हो, औरतें उसको बहुत चाहती हैं। वह थोड़ी देर सरोज को देखते रहे, फिर बात आगे बढ़ाई, तुम भी मुझको बहुत चाहती हो ना। सरोज चौंक पड़ी और बिस्तर से उतर कर खड़ी हो गई। अध्यक्ष जी ने कहा, बैठो बैठो ना, हमारी बात का बुरा नहीं माना जाता, हम बहुत बड़े आदमी हैं। कोई ठीक नहीं कि मुझे किसी दिन प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जाए। मुख्यमंत्री लॉबी का वरद हस्त है मुझ पर। इतना कह चुकने के बाद उन्होंने अत्यंत इत्मीनान से सरोज के कंधों को पकड़ा। तभी दरवाजे पर थपथपाने की आवाज़ें आईं। गोरखनाथ ने उठकर किवाड़ खोले। महंत जी कमरे में आए। सरोज ने विपत्ति की घड़ी में देवदूत की तरह पहुंचे आगंतुक को देखा। वह लंगोट पहने थे और सोने की मूठ वाली छड़ी लिए हुए खड़े थे। उनकी दाढ़ी उनके ढेर सारा निकल आए पेट पर टिकी हुई थी। जटाजूट खिचड़ी थी। लंगोट मात्र पहने हुए उनका व्यक्तित्व भीषण रूप से रौद्र लग रहा था। चारों तरफ देखने के बाद वह अध्यक्ष जी से बोले, व्यवस्था टनाटन है ना? सब आपकी कृपा है प्रभु। बाहर हम हैं, चिंता मत करिएगा। आपके किले में हम क्यों चिंता करें भगवान। महंत जी ने हंसकर आंख मारी, मौज करो। और वह संस्कृत का कोई श्लोक कहते हुए बाहर निकल गए। मौका देखकर सरोज ने भी बाहर निकलना चाहा। वह बीच दरवाजे में ही थी कि गोरखनाथ ने पीछे से उसके बालों को पकड़ लिया और खींचकर उसे बिस्तर पर पटक दिया। साली चवन्नी छाप रंडी, चलिए हमसे नखरे करने। सरोज ने उसके पैर पकड़ लिए, मुझ पर दया करिए, मैं आपके ही आदमी छैल बिहारी की ब्याहता हूँ। वह हंसने लगे, तुम तो बड़ी भोली लग रही हो। उन्होंने फ़ोन उठाया। 5 मिनट बाद ही छैल बिहारी, भोला और परमू कमरे में थे। छैल बिहारी ने पुचकारा, नाहक रो रही है, एक बार की तो बात है, फिर रहना मेरे साथ। सरोज ने इतना दुख, घृणा, जुगुप्सा और क्रोध कभी नहीं अनुभव किया था। वह फूट फूट कर रोने लगी। रोते हुए ही उसने छैल बिहारी को गाली दी और चिल्लाने लगी। परमू ने लपक कर उसका मुंह बंद कर दिया। चुप छिनाल। परमू के हाथ में पिस्तौल और फाल वाला चाकू था, जिसकी नोक सरोज की सुडौल गर्दन पर हल्की सी दबी हुई थी। रो वह अभी भी रही थी, लेकिन उसके रुदन की आवाज़ बदल गई थी, कुछ कुछ घिघियाने जैसी, थोड़ी सी मर्दानी आवाज़। ऐसी ध्वनियाँ उसके कंठ से पहले कभी नहीं निकली थी। उसने उसी तरह रोते और घिघियाते हुए आंखें उठाकर छैल बिहारी को देखा। छैल बिहारी भांप न सका कि सरोज की आंखों में क्या था, नफरत, लाचारी, मदद की पुकार या अन्य कुछ।
वह बड़े प्यार से बोला, तुमने तो देखी थी नौटंकी। द्रौपदी के 5 पति थे कि नहीं? आए, फिर तुम्हारे तो 4 ही होंगे। दूसरे, जब राजा दशरथ की 3 रानियां थीं तो तुम्हारे 4 पति क्यों नहीं? यही समझ लो, अध्यक्ष जी तुम्हारे सबसे बड़े पति हैं। सरोज ने दोबारा गोरखनाथ के पांव पकड़ लिए और जोर जोर से रोने लगी। ऐसा जुल्म मत करिए हुजूर, मुझे जाने दे मालिक, मैं शादीशुदा हूँ, रहम करिए। भोला ने पिस्तौल सरोज की तरफ तान दी। सरोज चिल्लाने लगी, मारो, मुझे मार डालो। तू अनायास ताव खा रही है। छैल बिहारी ने उसे शांत करने का एक प्रयत्न और किया। कुंती ने नहीं सूर्य से संबंध बनाया था? अहिल्या को नहीं इंद्र ने हासिल किया था? फिर सबसे बड़ी बात, तुम्हारा तो पति तुमको ऐसा करने की आज्ञा दे रहा है। सरोज की आंखों में आंसू और खून एक साथ उतरे। वह छैल बिहारी की तरफ झपटी। परमु का चाकू उसकी गर्दन में हल्का सा धंस गया था। खून छलक आया। भोला सरोज के पीछे गया और उसकी बाहें मरोड़ कर मुश्कें कस दी। छैल बिहारी आवेश में गरजा, अध्यक्ष जी, इस हरामजादी के हाथ पांव बांध दें। श्याम नारायण को जब पूर्व लिखित वास्तविकता सूचनाओं और जानकारियों की शक्ल में इधर उधर से और अपने और पराये स्रोतों से उपलब्ध हुई तो उनके हृदय में दुख तथा गुस्से का तेज जलजला उत्पन्न हुआ। उनके भीतर सरोज के लिए एक हमदर्दी का समुद्र उफनने लगा। पराक्रम दिखाने की इच्छा से उनके दांत किटकिटाने लगे। उन्होंने निश्चय किया, मैं गोरखनाथ की ईंट से ईंट बजा दूंगा। वह यह भी बुदबुदाए, जब तक मैं गोरखनाथ को जेल नहीं भिजवा दूंगा चैन की सांस हराम है। मैं आकाश पाताल एक कर दूंगा। आकाश पाताल एक करने के लिए, यानी दौड़ धूप करने के लिए, यहाँ वहाँ संपर्क करने के लिए जेब में पैसे होने चाहिए थे, जबकि विष्णु दत्त से मिले रुपए भी अब समाप्त हो चुके थे। फिर भी उन्होंने धनाभाव की परवाह नहीं की और प्रदेश की राजधानी जाने वाली ट्रेन पर बेटिकट सवार हो गए, जैसा कि कई बार हुआ था। बेटिकट होते हुए भी वह सही सलामत सुरक्षित अपने वांछित रेलवे स्टेशन लखनऊ पहुंच गए थे। स्टेशन से बाहर आ जाने पर उन्हें महसूस हुआ कि बड़ी तेज भूख लगी है, हल्की प्यास भी लगी थी। लेकिन एक तो उनकी जेब में मुद्रा का अभाव था, दूसरे उन पर धुन सवार थी। वह बिना कुछ खाए पिए पैदल ही चल पड़े। 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पार्टी ऑफिस में जब वह प्रदेश सचिव के कमरे में घुसे तो हाँफ रहे थे। सचिव उस वक्त खटिया पर लेटे चाय सुड़क रहे थे। चाय खत्म करके वह श्याम नारायण की तरफ मुखातिब होकर बोले, क्या बात है, बहुत परेशान दिख रहे हो। श्याम नारायण के फेफड़ों को अब तक थोड़ा आराम मिल चुका था, फिर भी श्याम नारायण उत्तेजित थे। उन्होंने प्रदेश सचिव के अधिक निकट होते हुए कहा, आंदोलन का बहुत बड़ा मुद्दा लेकर आया हूँ। उन्होंने सरोज पांडे के साथ घटित हुए अत्याचार की पूरी कथा कही और निवेदन किया, सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष गोरखनाथ के विरुद्ध हमें प्रदेश व्यापी आंदोलन छेड़ना चाहिए। इससे हम सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ जनसंघर्ष खड़ा कर सकेंगे, जिसमें जनता पूरी तरह लामबद्ध होगी। सचिव दिया सलाई की तीली से दांत खोदने लगे, जिससे यह पता चलता था कि चाय पीने के पहले उन्होंने कुछ खाया भी था। दांत से कुछ निकाल चुकने के बाद वह सोचते रहे, फिर रुक रुक कर कहने लगे, इस मुद्दे पर आंदोलन नहीं खड़ा किया जा सकता। आखिर इसका जनता की बुनियादी समस्याओं से क्या वास्ता है? सरोज के साथ बलात्कार का हादसा कोई राजनीतिक संदर्भ भी नहीं रखता है। एक समझदार कार्यकर्ता होने के नाते आपको मालूम होना चाहिए कि आर्थिक या बहुत अहम राजनीतिक मसलों पर ही बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं, जबकि सरोज पांडे के प्रसंग में दोनों ही बातें नहीं हैं। श्याम नारायण प्रत्युत्तर में कुछ कहते कि सचिव अपनी पार्टी का मुखपत्र उनके और अपने सामने करके पढ़ने लगे। श्याम नारायण क्या करते? पार्टी ऑफिस के बाहर निकल आए। बाहर परिसर में नीम का एक पुराना पेड़ था, उसी के नीचे खड़े हुए सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। उनकी चेतना में पुनः सरोज आकर सिसकने लगी थी। वह विफल हो गए। उनकी तीव्र इच्छा हो रही थी कि उनकी कलाई पर सरोज ने जहां दांत गड़ाया था उस स्थान को कुचल डालें। उनमें जोर की हिलोर उठी कि सरोज के चरणों पर गिरकर रोएं। खैर, किसी तरह संभाला। वैसे उनको शर्म भी आ रही थी कि राजनीतिक व्यक्ति होने के बावजूद वह अभी तक आंसुओं को नहीं जीत सके थे। बीड़ी जलाकर वह विचार मग्न हो गए। विचार करते करते इस उधेड़बुन में उलझ गए कि सरोज को कैसे आज़ाद कराएं। पार्टी सचिव ने तो फलसफा बघार दिया है। अचानक उनके दिमाग में मीरा यादव का नाम कौंधा। वह उनके ही जिले की थीं और प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी से विधान परिषद की सदस्य भी थीं। श्याम नारायण उनसे कभी न चुकाने वाला उधार तथा संगठन कार्य हेतु चंदा पहले कई बार प्राप्त कर चुके थे। उन्हें उम्मीद की अच्छी खासी किरणें दिखीं, क्योंकि वह गोरखनाथ की पार्टी को तगड़ी टक्कर देने वाली विपक्षी पार्टी की नेता थीं। दूसरे औरत थीं।
श्याम नारायण का विश्वास मजबूत हुआ कि मीरा यादव सरोज की मदद के लिए निश्चय ही आगे बढ़ेंगी और संघर्ष में उनका साथ देंगी। अब जाकर उन्हें अत्यंत भयंकर भूख महसूस हुई और प्यास भी। वह दुखी हुए कि वह पार्टी के जुझारू कार्यकर्ता हैं, इतनी दूर से चलकर आए हैं और पार्टी के नेता ने एक गिलास पानी के लिए भी नहीं पूछा। फिर यह दलील देकर अपने को तसल्ली दी कि उनको क्या पता रहा होगा कि मुझे प्यास लगी है, कौन प्रचंड गर्मी का सीजन है। उन्होंने समय बर्बाद नहीं किया, मीरा यादव के बंगले की तरफ चल पड़े। वह सड़क पर बीच बीच में घड़ी वालों से टाइम पूछते जाते थे और चलते जाते थे। अंततः 45 मिनट की यात्रा के बाद मीरा यादव के सरकारी आवास में नमूदार हुए। उस समय मीरा यादव अपनी पार्टी के मुखिया के यहाँ हाजिरी देने गई थी। इन दिनों मुसीबत में थी। 2 महीने बाद उनकी विधान परिषद की सदस्यता का कार्यकाल समाप्त होने वाला था, जबकि राजनीति के गलियारों में चर्चा थी कि मुखिया इस बार उनकी प्रत्याशी नहीं बनाएंगे, उनकी जगह पर एक मशहूर बिल्डर को टिकट देंगे। इस बात से मीरा यादव की नींद उड़ गई थी और वह रोज मुखिया के दरबार में हाजिरी देने जाती थी, यहाँ तक कि मुखिया ना रहते तब भी। आज भी ऐसा था, मुखिया नहीं थे, तभी मीरा यादव उनकी ड्योढ़ी पर मत्था टेकने गई थी। श्याम नारायण को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ा, मीरा यादव आ गई। वह काफी थकी हुई दिख रही थी। श्याम नारायण को देखकर जल भुन गई। अब यह भुक्कड़ 150 लिए बिना पिंड नहीं छोड़ेगा। उन्होंने बेरुखी से श्याम नारायण को देखा, मगर वह इस प्रकार के अनादर के अभ्यस्त थे। परवाह नहीं करते हुए बोले, आपसे सहयोग की जरूरत है? हो नहीं सकेगा, मैं भूल गई थी, आज शनिवार है, 12 बजे ही बैंक बंद हो गया था, मैं पैसा नहीं निकाल सकी। मैं पैसे नहीं मांग रहा हूँ, वह तो कल ले लूंगा। दरअसल मैं आपके पास गोरखनाथ के खिलाफ आंदोलन छेड़ने में मदद के लिए आया हूँ। क्या किया गोरखनाथ ने? बलात्कार। मेरी रिश्तेदार सरोज के साथ गोरखनाथ और उसके 3 साथियों ने बलात्कार किया है, बल्कि 2 महीनों से उसके साथ बलात्कार किया जा रहा है। वह अभी भी उनके कब्जे में है। मीरा यादव की बाँछें खिल गईं। उनके बुझे बुझे चेहरे पर अप्रसन्नता की तरंगें नाच कूद रही थीं। पर आपके पास जानकारी पक्की है ना? श्याम नारायण आहत हुए। अत्यंत आर्त स्वर में उन्होंने कहा, इतने दिनों से जानकारी ही तो इकट्ठी कर रहा हूँ, खाने पीने सोने की चिंता तक नहीं की, जगह जगह की खाक छानता रहा हूँ। अब तो मुझे यह भी मालूम हो गया है कि कहाँ पर कैद की गई है सरोज। कहाँ पर? चौंक पड़ी मीरा यादव। वह जौनपुर के खैराबाद मोहल्ले के 14 से 26 नंबर मकान में छैल बिहारी नाम के एक आदमी के साथ है। गोरखनाथ के दूसरे 2 आदमी परमू और भोला बाहर गए हैं। ऐसी सूचना है कि वह सरोज की बिक्री का सौदा करने गए हैं। ऐसी भी आशंका प्रकट की जा रही है कि यदि वह सरोज को बेच ना पाए तो उसका कत्ल कर देंगे। तो आप गए क्यों नहीं जौनपुर उसे छुड़ाने के लिए? गया था पर लौट आया। वहाँ गोरखनाथ के 15-20 गुंडे असलहों के साथ पहरा दे रहे हैं। 15-20? मीरा यादव मुस्कुराई। फिर श्याम नारायण से कहा, अच्छा आप कुछ खाइए पीजिए और फिर चले जाइए सरोज के गांव। वहाँ से उसके पिता वगैरह को लेकर आइए। तब तक हम चलते हैं जौनपुर और देखते हैं जोर कितना है गोरखनाथ के बाजुओं में। खाद्य सामग्री आई तो श्याम नारायण टूट पड़े। वे कुछ बोल भी रहे थे, खाते हुए बोल रहे थे कि बोलते हुए खा रहे थे, ठीक ठीक अंदाजा नहीं लग पा रहा था। इस संदर्भ में निश्चयपूर्वक कहा जा सकता था तो यही कि उनका बोलना और खाना दोनों ही बेहद मार्मिक थे। वह पानी पीने लगा तो ऐसा लगा कि जैसे शंकर जी गरल पी रहे हैं। वह कुर्ते की बाह से मुंह पहुँचकर जाने के लिए खड़े हुए तो मीरा यादव ने उनको 1000 रुपये दिए। रख लीजिए, काम आएंगे। प्रदेश की राजधानी से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र लोक जागरण में संवाददाता ललित जोशी के हवाले से विस्फोटक समाचार छपा कि सत्तारूढ़ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोरखनाथ ने जनपद हरदोई के थाना श्याम सराय की किशोरी सरोज पांडे का अपहरण किया और करीब 2 माह तक बंधक बनाकर उसके साथ अपने 3 साथियों सहित बलात्कार किया। इस संदर्भ में विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त अदालत में दिए गए सरोज पांडे के 164 के बयान का भी हवाला था, जिसमें उसने उपर्युक्त तथ्य न्यायाधीश के समक्ष स्वीकार किए थे। वैसे संवाददाता सरोज पांडे से मिल चुका था और उसने स्वयं सरोज से बातचीत भी की थी। समाचार में 3 लोगों के वक्तव्यों को प्रमुखता दी गई थी। सरोज पांडे के अनुसार गोरखनाथ, दियरा चौकी के दरोगा MP सिंह, छैल बिहारी, परमू और भोला ने उसके साथ बलात्कार किया। सरोज ने बताया कि मैं गोरखनाथ के सामने रोई, गिड़गिड़ाई, चीखी, चिल्लाई, उनके पैरों पर गिर पड़ी कि मुझे छोड़ दिया जाए, मगर वह गुस्सा होकर यही कहते कि चुप हो जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा।
दूसरा वक्तव्य गोरखनाथ का था, जिनका कथन था कि यह विरोधी पार्टियों का घिनौना षड्यंत्र है। जनता के बीच तथा मेरी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर उन्होंने यह जाल बुना है। इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। सरोज पांडे अन्य कुछ नहीं, बस राष्ट्र प्रेमी शक्तियों से घबरा जाने वाली ताकतों के हाथों खेलने वाली कठपुतली मात्र है। तीसरे वक्तव्य पर आने से पूर्व प्रदेश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति मुख्यमंत्री के विचारों से अवगत होना दिलचस्प होगा। मुख्यमंत्री ने विचार व्यक्त किया, मुझे इस खबर पर सहसा विश्वास नहीं हो रहा है। आदर्श व्यक्तित्व के धनी गोरखनाथ के बारे में ऐसी कल्पना में भी नहीं सोचा जा सकता है। वैसे मुख्यमंत्री होने के नाते सारे मामले की जांच पड़ताल के बाद ही कोई मत दे सकूंगा। मुख्यमंत्री के उक्त कथन का भाष्य यह किया जा रहा था कि वह गोरखनाथ पर पड़ी वर्तमान विपत्ति से खुश हैं, क्योंकि उद्दंड आक्रामक शैली के चलते गोरखनाथ की लोकप्रियता बढ़ी थी और जैसा कि चर्चा में था, केंद्रीय नेतृत्व में मुख्यमंत्री विरोधी लॉबी गोरखनाथ को उनकी जगह मुख्यमंत्री बनाने की चुपचाप महिमा चलाए हुए थे। अतः मुख्यमंत्री के लिए यह वरदान ही था कि उनके प्रतिद्वंद्वी गोरखनाथ का राजनीतिक भविष्य सरोज पांडे के साथ बलात्कार के आरोप में फंसकर बर्बाद हो रहा था। वक्तव्य देने वाली अगली शख्सियत मीरा यादव केंद्र बिंदु बनी थी, क्योंकि वही सरोज को आजाद कराकर ले आई थी और सरोज इस समय राजधानी स्थित उनके ही आवास में ठहरी हुई थी। मीरा यादव का कहना था, गोरखनाथ बलात्कारी हैं, उनको इस जघन्य कृत्य के लिए कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उनकी इस करतूत पर उनकी पार्टी की खामोशी बताती है कि इस कांड में उसकी भी मिलीभगत है। अखबार में मीरा यादव की भीष्म प्रतिज्ञा सुर्खी के अंतर्गत यह भी छपा था कि मीरा यादव ने प्रतिज्ञा की है कि सरोज पांडे के न्याय की लड़ाई को अंतिम दम तक लड़ेंगी और अपराधियों को उनके गुनाह की सजा दिलाकर ही मानेंगी। उसी सुबह शहर के प्रमुख मार्गों, विशेष रूप से विधानसभा तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में दीवारों पर नारे और पोस्टर चिपके हुए देखे गए। उनकी इबारत थी, गोरखनाथ बलात्कारी है, गोरखनाथ को फांसी दो, फांसी दो, नारी का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, सरोज तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अखबार लोक जागरण की प्रतियां 2 घंटे के भीतर ही गायब हो गई थी। शहर में ढेर सारे लोग लोक जागरण को खोज रहे थे। उनका संवाददाता ललित जोशी व अन्य अखबारों के संवाददाताओं को फोन करके कहता, बॉस कैसी लगी बलात्कार वाली रिपोर्ट? मैं गोरखनाथ को जेल भिजवा कर मानूंगा। उसकी राजनीति के ताबूत में आखिरी कील सिद्ध होगी मेरी रिपोर्ट। दरअसल वह अपना रौब गालिब करने के साथ साथ अन्य संवाददाताओं को चिढ़ा रहा था कि वे और उनके अखबार नाकारा हैं जो इस खबर को नहीं छाप सके। इससे निश्चय ही वे स्वयं को बेइज्जत अनुभव कर रहे थे। कुछ इसलिए भी कि उनके अपने संपादक ने आज सुबह की मीटिंग में लोक जागरण की प्रति पटक कर तमतमाते हुए फटकारा था कि आप लोग क्या कर रहे थे कल। एक संपादक तो इतना क्रुद्ध हो गया कि कहने लगा, प्रेस क्लब में दारू पीने और मुर्गे की टांग ठूसने से फुर्सत ही नहीं मिलेगी, खबर क्या लिखेंगे। जिन्हें इस प्रकरण पर फॉलोअप की जिम्मेदारी सौंपी गई, वे झुंझलाए हुए संपादक के केबिन से निकले और विधान परिषद की सदस्य मीरा यादव को फोन मिला दिया। क्या विधायिका जी, यही करेंगी आप? आखिर हमको आपने यह खबर क्यों नहीं दी? बुरा मत मानिए, बुरा मत मानिए। दरअसल हुआ यह कि कल जब सरोज पांडे हमारे घर पहुंची तो किसी दूसरे काम से आए ललित जोशी पहले से ही मौजूद थे। मगर आप फिक्र मत करें, आपको भी मिलेगा मैटर। आज शाम को मेरे घर पर सरोज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आपको जरूर पहुंचना है। बहुत धमाकेदार मिसाला मिलेगा, पर मुझको अलग से कुछ स्पेशल भी दीजिए। मिलेगा, सब मिलेगा, पर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आइए ना। शाम को मीरा यादव के घर का ड्राइंग रूम प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार था। एक तरफ 2 कुर्सियां मीरा यादव और सरोज के लिए थीं, सामने पत्रकारों के बैठने का इंतजाम था। कुछ पत्रकार आ चुके थे, वे बाहर खड़े होकर मीरा यादव के साथ अनौपचारिक वार्ता कर रहे थे। इस तरह थोड़ी देर बीता होगा कि उनमें से कई ने घड़ी देखते हुए कहा, अब शुरू कीजिए, अभी आपके 2-4 साथी नहीं आए हैं, उनका थोड़ा इंतजार कर लिया जाए ना। अच्छा, तब तक मोहतरमा को बुलाइए, उनका दीदार तो करें। मीरा यादव बाईं आंख दबाकर विभत्स तरीके से हंसने लगी। जरा सब्र करें, सब्र करें। वह भीतर चली गई। जब कुछ और पत्रकार भी आ गए तब मीरा यादव बाहर निकली। इस बार वह अकेली नहीं थी, साथ में सरोज भी थी। सरोज हल्के हरे रंग का सलवार कुर्ता पहने हुए थी, दुपट्टा सफ़ेद था, उसके घने काले लंबे बाल तेल पुते थे। उसका शरीर सूजा हुआ था, सीप की तरह सुंदर विशाल उसकी आंखें
लाल थीं और छुपती फिर रही थीं। गौर वर्ण के उसके चेहरे पर जगह जगह आंसुओं के धब्बे थे। मीरा यादव ने उसे एक कुर्सी पर बैठाया और बगल में स्वयं बैठ गई। वह सामने बैठे पत्रकारों को संबोधित करने लगी। वह बतलाने लगी कि किस प्रकार हरदोई जनपद के गांव परसपट्टी से सरोज अपहृत की गई, कहां कहां ले जाई गई, वहां उसके साथ क्या क्या सुलूक हुआ। बोलते बोलते मीरा यादव ने कई बार आंसू पहुंचे, 2-4 बार नाक भी सुड़की। सरोज का सिर हिलाकर बेचारी अभागिन भी कहा। भाषण समाप्त करने के बाद नौकर को नाश्ता पानी ले आने का इशारा किया। नाश्ते की व्यवस्था एक तरह से इंटरवल थी, जिसके बाद पत्रकार वार्ता को क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ना था। पत्रकार नाश्ता समाप्त करने के बाद मुंह पहुंचकर तैयार हुए। मीरा यादव ने सरोज की पीठ पर हाथ रखकर उसका हौसला बढ़ाया। एक पत्रकार ने पूछा, सबसे पहली बार गोरखनाथ ने आपके साथ बलात्कार कब और कहाँ किया? सरोज का चेहरा जैसे रास्ता भटक गया। कुर्सी के हत्थों पर पड़े उसके हाथ इस तरह कांपने लगे जैसे थाप दे रहे हों। उसके होंठ बोलने के लिए खुलते, लेकिन आवाज़ निकलने के पहले ही ऐंठ जाती। पत्रकार ने अपना प्रश्न दोबारा दागा। मीरा यादव सरोज को ढाढ़स देने लगी, घबराओ मत सरोज, हिम्मत करके सारी बातें बता दो। डॉक्टर और पत्रकार से बात छुपाने पर अपना ही नुकसान होता है। हाँ सरोज, 28 जनवरी को गोरखनाथ ने पहली बार मेरे साथ गंदा काम किया था, अयोध्या के एक मंदिर की ऊपर वाली मंजिल के कमरे में। यह किसी बहुत बड़े महंत का डेरा है। महंत की दाढ़ी उनके पेट पर लटकी रहती है। आपने गोरखनाथ जी को कैसे पहचाना, कैसे जाना कि वह गोरखनाथ ही हैं? हम उनको पहचानते थे अच्छी तरह। इलेक्शन में उनकी फ़ोटो वाले पोस्टर हमारे गांव में लगे थे। एक पोस्टर तो हमारे घर की दीवार पर भी चिपका था। बाबू ने, अम्मा ने, भाभी ने उनकी पार्टी को ही वोट दिया था। भैया भी उनको वोट देने गए थे, पर उनका वोट पहले ही पड़ गया था। हम तभी से गोरखनाथ को पहचानते थे। आपने कुछ और लोगों पर भी बलात्कार का आरोप लगाया है और कहा है कि वे गोरखनाथ के खास आदमी हैं। इसका क्या कोई सबूत है आपके पास? हाँ, परमू और भोला ने भी मेरे साथ बदमाशी की। वे दोनों पहले मेरे मुंह में कपड़ा ठूंस देते थे। ये गोरखनाथ के खास आदमी हैं। यह इससे पता लगा कि यही हमको ले आए गोरखनाथ के यहाँ। इसके अलावा ये इलेक्शन में गोरखनाथ की पार्टी की पर्ची काट रहे थे। और दरोगा MP सिंह के बारे में क्या कहना है आपका? वो तो मुझको मारे भी थे, बाल पकड़कर थाने में घसीटा था, फिर बंदूक के कुंदे से ठेलते हुए भीतर ले गए और गंदा काम किया। अगर वह गोरखनाथ के आदमी ना होते तो मुझको बचाते, लेकिन उन्होंने तो फिर हमें उन्हीं जालिमों के हवाले कर दिया था, उन्हीं भोला, परमू, छलिया के हवाले। हाँ, छैल बिहारी, उसके बारे में कुछ नहीं बताया आपने। सरोज चुप रही। उसे लगा उसके भीतर बहुत सारी सांस भर गई है। वह सांस को बाहर नहीं निकाल पा रही है। मत्थे पर पसीना उभरने लगा था। पत्रकार दहाड़ा, मेरा सवाल है कि छैल बिहारी के बारे में आपके क्या अनुभव हैं? सरोज की पलकें फड़फड़ाईं। वह चिल्ला पड़ी, हाँ, छैल बिहारी ने भी मेरे साथ बलात्कार किया है। वह फूट फूट कर रोने लगी, रोते हुए ही भीतर चली गई। मीरा यादव ने हाथ जोड़े। आज के लिए बस इतना ही। एक पत्रकार ने नाराजगी प्रकट की, पर हमको डिटेल्स नहीं मिले अभी। सब मिलेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला तो अभी आगे भी चलना है। मीरा यादव पत्रकारों के बीच में आ गई और धीरे धीरे चलने लगी। कमरे से बाहर निकलने पर एक पत्रकार ने कहा, पर आप पत्रकारों की सेवा करना नहीं जानती हैं। ये शाम रात का वक्त और आपने बस समोसा कॉफ़ी से टरका दिया। तो जो चाहिए बताइए, मीरा यादव हौसले से बोली। जो चाहेंगे आप देंगी? यह एक समाचार एजेंसी का वरिष्ठ संवाददाता था। हाँ बिल्कुल दूंगी, वह मुस्कुराई, पर सरोज पांडे को नहीं दूंगी। सभी हंस पड़े। एक पाक्षिक का ब्यूरो चीफ हंसते हुए बोला, बहुत खलीफा हैं आप विधायिका जी। मीरा यादव के यहाँ उनकी पार्टी के मुखिया के निजी सचिव गोवर्धन लाल का फ़ोन आया। नेताजी ने तुरंत बुलाया है। वह खुश हो गई। इस समय का तो मैं इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने चटपट खादी सिल्क की साड़ी पहन ली और बाहर निकलने से पहले ही सरोज से मिलने दूसरे कमरे में चली गई। वहाँ बिस्तर पर लेटी सरोज दुपट्टे से मुंह ढके रो रही थी। मीरा यादव ने आवाज़ दी, सरोज। सरोज रोती हुई उठी। मुझको मेरे घर क्यों नहीं भेज रही हैं आप? मान लो तुम घर जाओ और तुम्हें वहाँ घुसने न दिया जाए, घर वाले तुम्हें धक्का देकर खदेड़ दें तब? आखिर इज्जत लुटा चुकी लड़की का बोझ उठाना आसान है क्या? इसीलिए मैंने तुम्हारे पिताजी को यहीं बुलाया है कि देखूं उनका रुख क्या है। मैंने तुमको अपनी छोटी बहन बनाया है, ऐसे कैसे नरक भोगने के लिए वहाँ भेज दूँ?
पर दीदी आप खुद चलकर मुझे छोड़ आइए गाँव। वहाँ अगर मेरे अम्मा बाबू भैया भाभी ने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं आपके साथ लौट आऊँगी। जिंदा बचोगी तब लौटोगी ना, समझती क्या हो? गोरखनाथ और उसके आदमी हाथ में मेहंदी लगाकर बैठे हैं। देखो तुम बाहर निकली नहीं कि हमला हुआ। तुम्हारे 164 के बयान के बाद गोरखनाथ पगला गया है। उसके गुंडे तुमको ट्रक से कुचलकर मार सकते हैं, बम से उड़ा सकते हैं, चाकू घोंप कर तुम्हारा कत्ल कर सकते हैं। देखो सरोज, यदि जिंदगी की सलामती प्यारी है तो फिलहाल यहाँ से बाहर निकलने का नाम मत लो। सरोज के आंसू अभी सूखे नहीं थे कि वह फिर रोने लगी। मीरा यादव ने उसका सिर सहलाया और बाहर आ गई। ड्राइवर से बोली, नेताजी के यहाँ। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। गाड़ी के स्पीड पकड़ते ही वह मुस्कुराई। लगता है सरोज का तीर निशाने पर लगा है। नेताजी मुझे विधान परिषद का उम्मीदवार बनाने का मन बना चुके हैं शायद, तभी तो खुद फ़ोन करके बुलाया है। नहीं तो कहाँ मुलाकात का टाइम पाने के लिए गिड़गिड़ाती रहती थी, लेकिन महोदय के कान पर जूं नहीं रेंगती थी। वह हल्का सा हंस पड़ी। आप देखती हूँ उस उद्योगपति और बिल्डर मादर। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर देखा। जी आपने कुछ कहा? अबे मुझे क्या देख रहा है, सामने देख। वह बिगड़ उठी, लेकिन जल्द ही मंद मंद मुस्कुराने लगी। यह सरोज भी ससुरी क्या चीज़ मिली है। वह उस दिन को धन्यवाद देने लगी जब वह सरोज को जौनपुर से लेकर आई थी। खैराबाद मोहल्ले के मकान नंबर 1426 को उनके आदमियों ने घेर लिया था। वहां पहरा दे रहे गोरखनाथ के पक्ष के गुंडों को बुरी तरह मारा गया और भीतर घुस लिया गया था। छैल बिहारी कहीं गया हुआ था। भीतर सरोज सिल पर मसाला पीस रही थी। मीरा यादव उसके पास पहुंची। घबराओ मत, मैं तुम्हें इस नरक से आज़ाद कराने आई हूँ। मुझको अपनी बड़ी बहन समझो। सरोज हड़बड़ाकर खड़ी हो गई थी। वह सुहागिन के बाने में थी। मांग में सिंदूर भरा हुआ था, कलाइयों में गजिन चूड़ियाँ थीं, पैर में मोटी पायलें थीं। मकान में बहुत से राइफल रिवॉल्वर वाले लोगों को घुसाया देखकर कि या कोई और बात थी, सरोज को चक्कर आ गया। वह बेहोश होकर गिर पड़ी। लेकिन यह वक्त बर्बाद करने का नहीं था। उसे उठाकर गाड़ी में लाद लिया गया था। फिर तो मीरा यादव का काफिला राजधानी स्थित उनके आवास पर ही आकर रुका था। बाद में होश में आने पर सरोज ने बताया था कि लोगों को शक ना हो इसलिए उसे सुहागिन बनाकर छैल बिहारी की बीबी के रूप में रखा गया था। यहीं पर थोड़ी दूर के एक धर्मशाले में परमू और भोला भी छिपे थे, जो अंधेरा होने पर आ जाते थे। वे दोनों तथा छैल बिहारी उसे निचोड़ते रहते रात भर। अब तो वह विरोध भी नहीं कर पाती थी। सरोज ने यह भी बताया था कि महंत जी के मंदिर में वह करीब 1 हफ्ता रखी गई थी। उतने दिन उसे गोरखनाथ को सहना पड़ा था। बीच में एक दिन वह मुंह अंधेरे भाग निकली थी। दौड़ते भागते छिपते वह किसी तरह थाना पहुंची थी। उस समय दरोगा MP सिंह नहा धोकर अलंगनी पर अपनी लंगोट टांग रहे थे। वह उनके पास जाकर अपनी आप बीती सुनाने लगी। अभी भी अंधेरा पूरी तरह छंटा नहीं था और वह दरोगा का चेहरा ठीक से देख नहीं पा रही थी। दरोगा उसे भीतर ले जाकर बैठने के लिए बोले और खुद फोन मिलाने लगे। वह गोरखनाथ से बातें कर रहे थे। उसी बातचीत में सरोज ने दरोगा का नाम जाना था। रिसीवर रखने के बाद MP सिंह ने लाइट जलाई और सरोज को देखकर मुस्कुराए। उनकी आंखों के भाव को देखकर सरोज डर गई। वह आगे बढ़े तो डरकर बाहर भागी, लेकिन वह स्त्री थी और थकी हुई थी। बाहर थोड़ी ही दूर पर दरोगा ने पीछे से उसके बालों को पकड़ लिया। वह गिर पड़ी। दरोगा उसके बालों को पकड़े हुए ही पूरे मैदान में घसीटने लगे। वह दर्द से और डर से बिलबिला रही थी। घसीटी जाती हुई जब वह पहरा दे रहे सिपाहियों के पास पहुंची तो झपट कर उसके पैरों को पकड़ लिया। दरोगा ने उसके बाल छोड़कर पहरे वाले सिपाही की बंदूक ले ली और उसकी मूठ से उसकी पीठ पर, वक्षों पर, नितंब पर मारने लगे। वह तड़प कर छिटक गई तो उसने मूठ का तेज प्रहार उसकी योनि पर किया। वह बंदूक की मूठ से मारते हुए उसे भीतर ले गए। ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। सामने पार्टी के मुखिया का बंगला था। मीरा यादव गाड़ी से उतरी और रौब से चलने लगी। वह निजी सचिव गोवर्धन लाल के कमरे में पहुंची तो देखा कि कई अखबारों के संवाददाता वहां मौजूद थे। सभी ने हंस हंस कर उन्हें अग्रिम में मुबारकबाद दी और ताना कसा। टिकट पाने के बाद भी क्या आप सरोज के मामले में अपनी लड़ाई जारी रखेंगी? सरोज की लड़ाई को कृपया राजनीति से मत जोड़िए। मैं 1000 बार कह चुकी हूँ कि उस मुद्दे का मेरे टिकट से कोई लेना देना नहीं है। सरोज की लड़ाई को मैं एक धर्म युद्ध की तरह लड़ रही हूँ। अब तक निजी सचिव ने नेताजी से इंटरकॉम पर बात कर ली थी। उधर से मीरा यादव को भेजने का हुक्म हुआ था। कमरे में नेताजी अकेले बैठे थे। वह अभिवादन करके मुस्कुराई पर तुरंत सहम गई। नेताजी का मूड ठीक नहीं लग रहा था क्योंकि उनका चेहरा फूला हुआ और लटका हुआ दोनों लग रहा था। मीरा यादव ने सोचा, अब क्या करूं? यहाँ रुकने पर मामला गड़बड़ हो सकता है और लौटा जा नहीं सकता।
उन्होंने अपने वक्त से आंचल सरका दिया और हल्का सा होंठ काट कर हंसते हुए नेताजी की तरफ बढ़ी। नेताजी जहां बैठे थे वहीं खड़े हो गए। नाटकीय तरीके से दोनों हाथों से इशारा करके मीरा यादव को इस प्रकार बुलाने लगे। आ रंडी, आजा रंडी, उन्होंने चुमकार कर पुकारा। ए रंडी, आ आ। मीरा यादव को लग गया कि उनके साथ कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। वह नेताजी के पास आ गई तो बोली, मुझसे क्या गलती हुई? मैं तो तन मन धन से आपकी सेवा में हाजिर रहती हूँ। हरामजादी, तू ये सरोज नाम की कौन सी छिनाल लिए घूम रही है? नेताजी, वह छिनाल नहीं है, जुल्म की मारी हुई एक असहाय लड़की है। दूसरे, वह हमारे काम की है। उसके प्रकरण को उछाल कर हम गोरखनाथ की पार्टी के वोट बैंक में कमी ला सकेंगे। नेताजी ने अजीब तरह से मुंह बिचकाते हुए विभिन्न प्रकार की आवाज निकालकर मीरा यादव को चिढ़ाया और बिफर पड़े। तुम एक तो चूतिया हो, दूसरे मेहरारू, मुझे वोट का गणित सिखाने चली हो? अरे पता है प्रदेश में गोरखनाथ की जाति के कितने वोट हैं? खुद मेरे चुनावी क्षेत्र में उसकी जाति के 45,000 वोटर हैं। तुम्हारी इस करतूत से हम ये सारे के सारे वोट गंवा देंगे। वह कमरे में चहलकदमी करने लगे। मीरा यादव ने कुछ कहना चाहा तो उसे मना करते हुए वह रुक गए। सफाई मत दे सुअरी, तुझे मालूम नहीं था क्या कि गोरखनाथ अपनी पार्टी में मुख्यमंत्री का विरोधी है और चुनावों में मुख्यमंत्री के उम्मीदवारों को हराने की कोशिश करता है? मीरा यादव गिड़गिड़ा पड़ी। नेताजी, मुझको ये सब बारीकी पता नहीं थी, मुझे माफ कर दीजिए और आदेश करिए कि मैं क्या करूं। यही कि तू जल्दी भाग यहां से, नेताजी मटक कर बोले। पूछ रही है कि मैं क्या करूं? वह फिर मीरा यादव की तरफ मुखातिब हुए। भाग, चल निकल यहां से। मीरा यादव डरी कि नेताजी कहीं मार ना बैठे। दरअसल उनकी जो शोहरत थी उसको देखते हुए यह असंभव कार्य नहीं था। मीरा यादव डरी दबी सशंकित दरवाजा खोलकर बाहर निकली। कार में बैठते ही वह रो पड़ी। ड्राइवर कौतूहल से शीशे में उनका प्रतिबिंब देखने लगा था। मीरा यादव के आंसू बह रहे थे, लेकिन वह रुमाल से पोंछ रही थी नाक। वह कार की खिड़की से बाहर देखती हुई खामोश रोती जा रही थी। उनका राजनीतिक भविष्य रसातल में चला गया था। जिस चीज को पाने के लिए उन्होंने इज्जत अस्मत तक की परवाह नहीं की थी, जिन लोगों की शक्ल देखकर घिन आती थी, उनसे भी लिपट सिपट गई और मीठा मीठा बोली। राजनीति में गहरा रसूख रखने वाले एक नेता के कहने पर मुर्गी भी खा ली थी उन्होंने और भ्रष्ट हो गई थी। वह चीज आज नेताजी के कमरे में उनके पास से निकलकर दूर चली गई। वह सिसकी, सरोज मादर, ये सब तुम्हारे कारण हुआ। इस बार ड्राइवर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बल्कि बौखलाहट में गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी। यह कोरा संयोग ही था कि इधर अपने मुखिया के दरबार में मीरा यादव अपमानित और आहत हुई थीं, तो दूसरी तरफ लगभग उसी वक्त जब मुखिया मीरा यादव को रंडी आ कहकर बुला रहे थे, मुख्यमंत्री प्रदेश शासन के प्रमुख गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक को डांट पिला रहे थे। हुआ यह था कि मुख्यमंत्री के पास केंद्रीय नेतृत्व के दो बड़े नेताओं ने नाराजगी जाहिर की थी कि वह अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते गोरखनाथ को फंसाकर ठीक नहीं कर रहे हैं। इससे पार्टी की उज्जवल छवि को धक्का पहुंच रहा है। अगर हालात 2 दिनों के भीतर ना संभले तो केंद्रीय नेतृत्व चुप नहीं बैठेगा। मुख्यमंत्री इस धमकी से दुबले हो रहे थे कि उन्हें यह भनक भी लगी कि उनकी पार्टी के गोरखनाथ समर्थक 38 विधायक गोरखनाथ को नैतिक समर्थन देने के इरादे से सामूहिक इस्तीफा देने का मन बना रहे हैं। वह इतना विचलित हुए कि स्वयं फोन पर प्रमुख गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक को चाहे जिस स्थिति में हो फौरन हाजिर होने का हुक्म दे दिया। और जब दोनों सामने आए तो वह बनना पड़े। आप लोग एकदम निकम्मे हैं क्या? सर, दोनों अफसरों ने संवेद कहा। हमारी पार्टी के अत्यंत महत्वपूर्ण नेता गोरखनाथ जी पर शरारती तत्व इस प्रकार प्रहार कर रहे हैं और आप लोग हाथ पर हाथ धरे चुपचाप बैठे हैं। शर्म आनी चाहिए। उनकी मनोदशा का अनुमान लगाइए। आप लोग सोचिए उस बेकसूर इंसान पर क्या गुजर रही होगी इन दिनों। सर आप निश्चिंत रहिए, सब ठीक हो जाएगा, आज ही ठीक हो जाएगा सब। मैं आप लोगों से चापलूसी नहीं, नतीजे चाहता हूँ। जाइए, जुट जाइए जल्दी से, समय मत बर्बाद करिए, अपना और मेरा भी। जाइए। यह भी संयोग की बात है कि उसी तिथि में एक अन्य महत्वपूर्ण वाकया हुआ। वह यह है कि प्रदेश मंत्रिमंडल में गोरखनाथ के कट्टर समर्थक माने जाने वाले सूचना मंत्री ने अपने आवास पर दैनिक समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, समाचार एजेंसियों के संपादकों, संवाददाताओं को रात्रि भोज पर बुलाया। आज की कहानी में बस इतना ही।
आगे कहानी किन किन मोड़ों से होकर गुजरी जानने के लिए कहानी का अंतिम भाग यक्षगान भाग 3 सुनना ना भूलें।